बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 196 रुपये 68 पैसे मुकर्रर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 202 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। अवाम का कहना है अब मुतवस्सित तबका भी परेशान है। सब कुछ महंगा हो गया और हम लोग का कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया। कोई बैठते नहीं है गाड़ी में महंगाई की वजह से। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जिनका कि डेली की आमदोरफ्त है बाइकों के ऊपर। बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा होता है। हमें आपको क्या बताऊं, सवारी तो ये नहीं मानते ना, सवारी तो बोल रहे कि भाई इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। गैस की कीमत में भी 112% तक इजाफा कर दिया गया। ओकरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सारिफिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। प्रोटेक्टेड कैटेगरीज के 4 स्लैब बनाए गए हैं। माहाना 25 मौक़िब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। 50 मौक़िब मीटर, 60 मौक़िब मीटर और 90 मौक़िब मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। गैस की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी से हो चुका है। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का बोझ अवाम पर डाल दिया। मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया महंगी कर दी गई हैं। हुकूमत ने चीनी पर भी टैक्स में इजाफा कर दिया है। सीमेंट, मोबाइल फोन्स, सिगरेट्स और मशरूबात भी महंगी कर दी गई। फजाई टिकट पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लग्जरी अशिया पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ताहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। की शर्त को पूरा करने के लिए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 कौमी असम्बली में और सेनेट में पेश कर दिया गया, जिसके तहत 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का बोझ आवाम पर डाला गया है। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे हुकूमत को 55 अरब रुपए की आमदन होगी। हुकूमत ने चीनी पर भी टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया। शादी हॉल्स, होटल्स, कमर्शियल लाइन्स, मार्की और क्लब पर भी एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। महंगे दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। $500 के मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18%, जबकि $500 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स 25% करने की तजवीज़ है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी 13 से बढ़ाकर 20% और मशरूबात, स्क्वाश और सिरप्स पर एक्साइज ड्यूटी 10% करने की तजवीज़ दी गई है। फ़िज़ाई टिकट्स पर भी एडवांस टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलो करने की तजवीज़ दी गई है। सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में 150% का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे हुकूमत को 60 अरब रुपये आमदन होगी। टियर 1 कैटेगरी के फ़ी 1000 सिगरेट्स पर टैक्स 16,500 रुपये मुकर्रर। टियर 2 कैटेगरी के फ़ी 1000 सिगरेट्स पर टैक्सेस 5,050 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना है हुकूमती इक़दामात से अफ़रात ज़र नुमाया तौर पर बढ़ जाएगा। महंगाई कम अज़ कम 35% हो जाएगी और तेज़ी से होगी। हुकूमत को इन शोबों पर टैक्स लगाना चाहिए था जो टैक्स नहीं देते। हफीज़ पाशा ने कहा कि हुकूमत की अक्टूबर से कुछ न करने की पॉलिसी मुनासिब नहीं थी। अगर अक्टूबर से ही वक्त पर फैसले करते और IMF का प्रोग्राम भी रहता, अवाम पर महंगाई का बोझ एक साथ ना पड़ता। 3-4 चीज़ें एक वक्त पे जो की गई हैं, इससे अफरात ज़र की रफ्तार नुमाया तौर पर और बढ़ जाएगी। लिहाजा यह कि कम अज कम 35% हो जाएगा और बहुत तेजी से हो जाएगा, इसलिए कि जो नामुनासिब चीज की गई है वो ये है कि एक वक्त पर सारे इक़दाम लिए गए हैं। हुकूमत की नामुनासिब पॉलिसी थी कि उन्होंने तकरीबन अक्टूबर के बाद से कुछ भी नहीं किया। तो IMF प्रोग्राम की वजह से अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस में इसलिए इजाफा नहीं हुआ कि रिजर्व्स में गिरावट आती रही, जबकि IMF के प्रोग्राम में प्रोजेक्शन ये है कि इस साल के एंड में $16 अरब रिजर्व्स होने चाहिए हैं। IMF प्रोग्राम फिर से अगर शुरू हो जाता है, 1.2 अरब मिल जाते हैं, तो उससे कुछ पैसे की फ्लो में इजाफा होगा। मगर मुझे अफसोस से फिर कहना पड़ता है कि हम मुश्किलात और ख़तरों से अभी भी नहीं निकल पाएंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि नून लीग मुल्क की तबाहशुदा मईशत दुरुस्त समत पर लाने के लिए मुश्किल फैसले कर रही है। उन्होंने ये बात पेरिस में अपने एजाज़ में मुनक़िद तकरीब से खिताब में कही। हनीफ अब्बासी ने कहा, नून लीग जमहूरियत पर यकीन रखती है, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म तुर्की में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसानात पर इजहार यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा है कि इमरान खान को स्ट्रेचर पर लाएं या एम्बुलेंस में, लेकिन उनकी हिफाजती ज़मानत अदालत में पेश हुए बगैर नहीं मिलेगी। उन्होंने जस्टिस तारिक सलीम ने पूछा, आखिर इमरान खान अदालत पेश क्यों नहीं हो सकते। इमरान खान के वकील ने कहा, डॉक्टर्स ने उन्हें चलने से मना किया है। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा, उन्हें चलने को कौन कह रहा है। वकील ने कहा, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा, सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो करा देते हैं। हिफाजती जमानत के मामले की मजीद समाअत आज होगी। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा, इमरान खान की अदालत में हाजिरी लाजमी है, वरना उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। अगर इमरान खान चल नहीं सकते तो व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर अदालत आ सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है। इमरान खान अपने उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। इस केस में उन्हें खुद अदालत आना चाहिए। अब इमरान खान के लिए कोई बचत नहीं है। जो प्रोसीजर है उसके लिहाज से उनकी हाजिरी लाजमी है। उसी वक्त उनको बेल मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। अगर वो फिर चलने फिरने के काबिल नहीं है तो कम से कम स्ट्रेचर पे तो आ सकते हैं, व्हील चेयर पे तो आ सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आते तो यकीनन कोर्ट का जो सिलसिला है वो तो रहेगा अपनी जगह पर। कानून सबके लिए बराबर होता है। खुद इमरान खान साहब इस चीज़ के बड़े दाई हैं, तो वो जो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इन केसेस में तो उनको सबसे पहले खुद मौजूद होना चाहिए स्ट्रेचर पे आकर के, ताकि ये दिखा सकें कि देखिए जो मैं कहता हूँ वो मैंने साबित कर दिया। अगर वो नहीं आते बाद में तो फिर यकीनन कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब उनके लिए कोई बचत नहीं है इमरान खान साहब के लिए। आजकल तो हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई, लेकिन हो रही हैं। अगर वो नहीं आते तो उस वक्त कोई जो नॉर्मल लॉ है वो फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कराची में डाकू ने डकैती मज़ाहमत पर 2 घराने उजाड़ दिए। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर 5 बहनों का इकलौता भाई कत्ल कर दिया गया, जबकि औरंगी टाउन में नई मोटरसाइकिल छीनने पर मज़ाहमत करने वाले पर भी गोलियां चला दी गईं। लोगों ने एक डाकू को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि दूसरा फरार हो गया। रिपोर्ट करेंगे कमर अली। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मुलजिम की फायरिंग से मुज़म्मिल नामी शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़े के वक्त मकतूल बहन से मिलकर अपनी बीवी, भांजी और 2 बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मकतूल की बहन ने बताया कि मुज़म्मिल 5 बहनों का इकलौता भाई था। मुज़म्मिल के घर तीसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। हम 5 बहनों का एक भाई है, वो मुझसे बड़ी बहन से मिलने आया था। वापसी में ये वारदात हो गई है। अब इंसाफ दो, उन लोगों को पकड़ो, इस तरह से वारदातें क्यों करते फिरते हैं। वाक़े के वक्त मकतूल मुज़म्मिल के साथ मौजूद उसकी भांजी ने बताया कि सफ़ेद कपड़े पहने मुलजिम पैदल आया और उसने असलहा दिखाकर रोकने की कोशिश की थी। वाकई में मुजम्मिल के 2 बच्चे 4 साल और 6 साल भी गिरने से जख्मी हो गए। एक बंदा था व्हाइट कलर का कमीज शलवार पहना हुआ था, वो बैग छीन रहा था। बैग छीना है उसने, बैग नीचे गिरा, उसने गोली मारी है मेरे मामू को और वो भाग गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और अतराफ में CCTV का जायजा ले रही है। दूसरी जानिब औरंगी टाउन गाजीगोट में फहद नामी नौजवान से उसकी नई मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की गई। फहद ने मज़ाहमत की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फहद 2 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया, जो कि बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिमान ने फरार होते वक्त फायरिंग की, जिससे सलीम नामी शहरी और 4 साल बच्ची आसमा भी जख्मी हो गए। वारदात के बाद एक मुलजिम फरार हो गया, जबकि दूसरे को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।
गुजरावाला में 2 रोज पहले फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद के जख्मी होने का वाक़या पेश आया। अस्पताल में जेर इलाज एक राहगीर रोजी खान दम तोड़ गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है। एक दुकानदार और राहगीर अस्पताल में जेर इलाज है। फायरिंग का वाक़या सारो की चीमा में पेश आया था। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद के कत्ल का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। सारो की चीमा के रहायशी असलम और नासिर ग्रुप में तनाज़ा पर झगड़ा शुरू हुआ था। ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा शुरू हुआ था। वक़ूए के रोज़ नासिर के 3 बेटे एक मुलाजिम के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ट्यूशन अकेडमी जा रहे थे। असलम ग्रुप के महमूद ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की। मुकर्रर साइकिल सवार 4 अफराद दम तोड़ गए। हैदराबाद में एलपीजी की रोज बरोज बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, रोज़ाना बढ़ती हुई महंगाई के असरात एलपीजी पर भी पड़ रहे हैं और एलपीजी जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतों में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के अंदर जो एलपीजी आपसे कुछ रोज़ कबल तक तकरीबन 280 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही थी, 270 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, उसके रेट बढ़कर 300 से 330 और बाद मकामात पर 350 रुपये किलो में भी फ़रोख्त की जा रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये था 270 रुपये पे। 15 दिन में अब ये है कि मैं 300 रुपये के रेट्स पे मैं सेल आउट कर रहा हूँ। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद कंजप्शन कम हो जाती है, लोगों की कुव्वत ख़रीद भी कम हो जाती है, जिससे इनके कारोबार पर भी काफ़ी मनफी असरात पड़ रहे हैं। सिंध के ज़िला थरपारकर के कैडेट कॉलेज का मंसूबा 11 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है, जबकि मंसूबे की तामीराती लागत में भी दुगना इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे एजाज जई। सिंध के पसमानदा तरीन जिला थरपारकर में मेयारी तालीम की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से साल 2012 में 49 करोड़ रुपए की लागत से कैडेट कॉलेज का मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबे के तहत 90 एकड़ अराजी पर एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, हॉस्टल, सड़कें, मेस, डाइनिंग हॉल समेत दीगर शोबे तामीर किए जाने थे। ताहम 11 साल गुजरने के बावजूद कैडेट कॉलेज थरपारकर का मंसूबा सिर्फ 23% ही मुकम्मल हो सका है। महकमा एजुकेशन वर्क्स के हुकाम के मुताबिक 2016 में मंसूबे की तामीराती लागत 49 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए की गई। ताहम फर्ज जारी न होने के सबब एक बार फिर से तामीराती लागत में इजाफा करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट एक स्मूथ रनिंग में आ जाए तो उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि नए कंसल्टेंट हायर हो जाए। जब तक वो हायर होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा कोशिश करेंगे। इलाका वकीलों का कहना है कि कैडेट कॉलेज थरपारकर जैसे मंसूबे की तकमील से यहाँ के जो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों तालिब इल्म हैं वो मियारी तालीम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन वकूल अहमद और साथी रिपोर्टर अब्दुल गनी वजीर के साथ एजाज जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। शकरगढ़ शहर और मज़ाफ़ात में धुंध के बायस हद निगाह 0 से 20 मीटर तक रह गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। शकरगढ़ नारोवर रोड पर मीरपुर से लेकर जसर करतारपुर तक हद निगाह 10 से 20 मीटर, जबकि शकरगढ़ जफरवाल और शकरगढ़ सुकोचक रोड पर हद निगाह जो है वो 10 से 20 मीटर है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और कतारों की सूरत में सफ़र करें। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। महकमा जंगलात अस्तोर की जानिब से बाकायदा तौर पे शजरकारी मुहिम का यहाँ पे आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से यहाँ बोंजी के मकाम पे एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। बोंजी के मकाम पे यहाँ पे होने वाली तकरीब से ख़िताब करते हुए जो सीनियर वज़ीर राजा ज़करिया ने कहा कि इंशाअल्लाह ज़िला अस्तोर के अंदर तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी लाखों के हिसाब से पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो ख्वाब है सरसब्ज़ गिलगित बल्तिस्तान, इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान में ब्लेम गेम से मुतालिक तबसरा नहीं करना चाहते। पहले भी कह चुके हैं, रजीम चेंज से मुतालिक अमरीका पर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका मफादात के लिए अहम है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को दो तरफा ताल्लुकात में रुकावट नहीं बनने देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सवाल किया है कि क्या किसी को इस बात में कोई शुबा है कि टेरियन वाइट इमरान खान की बेटी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमायमा ने भी यही कहा है कि टेरियन इमरान खान की बेटी है। ऐसे बंदे को तो रियासत मदीना में संसार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा इमरान खान का ब्लड टेस्ट कराएं, अगर वो कोकेन और आइस का नशई ना निकले तो इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये भी कहा वो इमरान खान की गिरफ्तारी का बिल्कुल इरादा रखते हैं मगर हुकूमत और वजीर आजम की इजाज़त के पाबंद हैं। मेज़बान शाहजेब खानजादा ने वजीर दाखिला के इल्ज़ामात पर इमरान खान और PTI को दावत दी है कि उनके मौक़िफ़ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान जो है ये इस मुल्क की, इस कौम की तबाही है, ये एक फितना है, ये एक फसाद है। इसे अगर इस मुल्क की सियासत से वोट के जरिए माइनस ना किया गया तो ये इस मुल्क और इस कौम को इसी हादसे से दो चार कर देगा। मैं जाती तौर पे मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसकी ऐसी तैसी ये बंद करके दिखाए मुझे। आए ये सड़कों के ऊपर, आए ये सड़कों के ऊपर, इसका वो इलाज हम करेंगे कि ये याद करेगा। क्या आपका वाकई इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इरादा रखता हूँ, लेकिन मैं आखिर वज़ीर आज़म की डायरेक्शन का और हुकूमत की इजाजत का पाबंद हूँ। इसका ब्लड टेस्ट कराएं, अगर ये कोकीन और आइस का ये एडिक्ट ना निकले तो आप जो है मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। कोकीन पी के जो है ये अपना मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ जो है वो लेके जाना चाहता है और हमारे अदारे जो हैं वो भी इसमें जो है वो अपना रोल अदा ना करे। आप मुझे बताएं कि आज जो बेल और जो रिलीफ इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दिया गया, कोई है कोई बात करने वाली है इसकी? मुझे मिसाल दिखाएं, पूरी दुनिया में मिसाल दिखाएं, या पाकिस्तान में मुझे 74-75 सालों से जो है इसकी कोई मिसाल दिखाएं। जो टेरियन वाइट है, कोई शक है कि वो इसकी बेटी नहीं है, और अगर वो इसकी बेटी है तो ये तो फिर ये कहता था रियासत मदीना में तो फिर इसका अंजाम संसारी है। ऐसे बंदे को संसार होना चाहिए। जमायमा खान साहिबा ने भी अभी इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने भी कहा है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, मगर फैसला तो अदालतों नहीं देना है ना। ये तो नहीं कहता कि हमने करना है, अदालतों नहीं करना है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, इमरान खान साहब के लिए हाजिर है। हमने दावत भी भेजी है कि वो आएँ और इन इल्ज़ामात का जवाब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में एक और तोसी की कोशिश की जा रही थी। इस सिलसिले में पैगाम वाज़ेह था मगर नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर थे कि जनरल बाजवा को मजीद एक्सटेंशन नहीं देनी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कही। आपके बारे में जो ये कुछ लोग कहते हैं कि आप एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, ये बात सही है? मैं अगर ये कहूँ कि मैं शायद नवाज शरीफ साहब को छोड़कर वाहिद आदमी से एक्सटेंशन के ओपनली खिलाफ था। अच्छा, ओपनली खिलाफ? ओपनली इस हद तक कि मैंने कहा अगर आप पे दबाव है हुकूमत छोड़ दें, उसी वक्त छोड़ दें। एक्सटेंशन जो है, पहली एक्सटेंशन भी, और मैंने जनरल बाजवा साहब की बात कही थी, उससे एक्सटेंशन से 1 साल पहले कि एक्सटेंशन की तरफ आप जाएंगे 18 में, मैं 18 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था आप अपनी शोहरत को भी तबाह कर देंगे, आपके इदारे पर भी हर्फ आएगा और मुल्क भी नुकसान में जाएगा। यही बात मेरी 2022 में भी थी कि ये एक्सटेंशन जो है ये बिल्कुल मुल्क के निज़ाम को तबाह कर देगी। तो इसका मतलब है वो कोशिश कर रहे थे एक्सटेंशन लेने की? इसकी बिल्कुल कर रहे थे, और उनकी हो या ना हो ये बड़ा वाजे एक पैगाम था एक्सटेंशन दी जाए, और एक्सटेंशन दी जाए। और आपकी पार्टी के बहुत सीनियर लोग जो हुकूमत के बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं वो ये भी कहते हैं कि मार्शल लॉ की धमकी भी दी जा रही थी। इसका मुझे इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन बहुत सी जमातों के बहुत से लोग इस बात के हामी थे। बहुत सी जमातों के बहुत से लोग जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के हामी थे, और आपकी जमात के तो बहुत से लोग इसके हामी थे। मैं नहीं कहता, हाँ, बहुत सी जमातें आप, लेकिन कम से कम मैंने एक शख्स को देखा कि वो बिल्कुल क्लियर थे इस मामले में, और वो नवाज शरीफ साहब थे। मेरी बाजवा साहब से हुकूमत छोड़ने के बाद 3 मीटिंग्स हुई। एक नवंबर 2018 में, जो उनकी दरख्वास्त पर मैं, मिफ्ता साहब और ख्वाजा आसिफ साहब उनसे मिले थे उनके घर पर, और 3-4 घंटे मीटिंग जारी, सिर्फ इकॉनमी पर बातचीत हुई। उसके बाद 2 मीटिंग्स मेरी इमा पर नवंबर 2022 में 2 मीटिंग्स हमारी हुई, और वहाँ बड़ी खुलकर बात हुई। पहली मीटिंग में भी, और 4 साल बाद ये 2 मीटिंग्स हुई।
बीच में कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मैंने उससे गुरेज किया, वो मुनासिब नहीं था, क्योंकि हमारी जमात ने कहा था कि आपने अगर मीटिंग करनी है तो वो इजाज़त लेकर करें, तो मैं उसका पाबंद रहा। मुल्तान में PSL 8 का मेला जारी है। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। मज़ीद बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में PSL का मेला सजा हुआ है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से PSL के मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं। आज PSL का कोई मैच नहीं है, ताहम मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है वो उनका ट्रेनिंग सेशन होगा, और ये ट्रेनिंग सेशन शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जारी रहेगा इन दोनों टीमों के दरमियान। कल जुमे के रोज़ जो है वो कांटेदार मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा, और इस मैच को देखने के लिए ना सिर्फ मुल्तान, साउथ पंजाब, बल्कि पेशावर से भी बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फेवरेट प्लेयर्स को और अपनी फेवरेट टीम को बकअप करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। PCB हुकाम के मुताबिक इस मैच की भी तकरीबन तमाम टिकट्स जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं, और लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं इस मैच को देखने के लिए। जो लोग गुज़िश्ता 2 मैच जो मुल्तान में हुए थे PSL के, उनको देखने के लिए आए थे, तो इंतज़ामात के हवाले से हमारी उनसे बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, और उनका ये कहना था कि PCB हो या यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया, उनकी जानिब से बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जी आगे बढ़ते हैं। जमामा की फिल्म में काम करने वाली अदाकारा सज्जल अली ने कहा है कि उन्हें आलमी सतह की फिल्म में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फ़ख्र है। लंदन में GU न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में सज्जल अली ने कहा कि शेखर कपूर के साथ काम और शबान आज़मी के साथ स्क्रीन शेयर करके एक ख्वाब पूरा हुआ। जमामा खान की अरेंज मैरिजेस के हवाले से फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में रेड कारपेट रिसेप्शन हुई, जहां पर बड़ी तादाद में जो बरतानिया की जो शोबिज़ पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने शिरकत की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान से ख़ास तौर पर जो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस सजल अली उन्होंने शिरकत की, और जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया से बातचीत की। सजल अली का कहना था कि ये फ़िल्म उनके दिल के बहुत करीब है, इसलिए कि इस फिल्म के जो मौज़ूआत हैं वो जो आज की नौजवान नस्ल है वो डायरेक्टली उनसे रिलेट करती हैं। अच्छी बात अपने किरदार की लगी कि बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां और साउथ एशियन लड़कियां, शी इज़ द फेस ऑफ देम, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ वेरी हैप्पी, और वो ये मैसेज दे रही है कि आज मैं लॉयर भी बन गई हूँ, मैं सिंगल भी हूँ, मेरे अम्मा अब्बा भी खुश हैं, उन्होंने मुझे पढ़ने की भी इजाज़त दी है, एंड माई लाइफ इज़ लाइक कम्प्लीट। जमामा ने तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म लिखी है। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को बहुत कलरफुल अंदाज में दिखाया